सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, विद कांस्टेंट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। मतलब कांस्टेंट का मतलब है उसका क्रॉस सेक्शन जो है रेडियस फिक्स्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो टेढ़ी मेढ़ी होती रहती हो, वो एक तरह से कांस्टेंट है उसका ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। और सेंट्रल लाइन का डिफ्लेक्शन देखना है कि ये सेंट्रल लाइन कितना मुड़ती है। और साथ ही ये कहा गया है कि अलोंग एक्स एक्सिस है, लेंथ जो है इसकी वो एक्स एक्सिस की तरफ है। मतलब हमें बताया गया है कि एक्स एक्सिस इधर है। अब हम डिफ्लेक्शन के बाद पहले आप इमेजिन करो कि हो क्या जाता है डिफ्लेक्शन के बाद। ये जो बीम है ये एक तरह से ऐसे हो जाएगी। जो ये सेंट्रल लाइन थी ये मुड़ गई, तो जो डिफ्लेक्शन हुई वो एक तरह से ये है। वो हर जगह अलग अलग है, यहाँ पर इतनी है, कहीं पर इतनी है, कहीं पर और ज्यादा है, कहीं और कम है। तो डिफ्लेक्शन हर पोजीशन पे अलग अलग है। तो अगर मैं डिफ्लेक्शन को y से डिनोट करती हूँ तो वो x का फंक्शन है, कल वाली बात। ठीक है, तो बीम ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। अब हम क्या सीखना चाह रहे हैं, पहले थोड़ी सी बात ये समझो कि जब बीम ये घूम गई, मतलब ऐसे मुड़ गई है, तो ये किसी सर्कल का तो हिस्सा होगी। मतलब इसका अपना कोई रेडियस तो होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले तो ये सीधी थी, अब इसका कोई ना कोई रेडियस, अगर इसका ऐसा सर्कल है, पूरा करते हैं अगर हम उस सर्कल को, और वो ये है, तो रेडियस होगा कुछ तो इसका। अच्छा, साथ ही इसमें मोमेंट भी होगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट एक तरह से। और अब इन सारी बातों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ मैंने एक साइड खोली हुई है, ये देखो। ये दिखा रहा है कि ये मुड़ गई बीम। बीम के मुड़ने के बाद ये मोमेंट m, ये इसका रेडियस, और इसकी रिजिडिटी फ्लैक्सुरल रिजिडिटी मतलब E इंटू आई। फ्लैक्सुरल रिजिडिटी E इंटू आई। तो हमारे पास ये कहा जाता है, एक इक्वेशन होती है मोमेंट और कर्वेचर के बीच में। हमें पता है अगर रेडियस r है तो कर्वेचर उसका उल्टा होता है, कर्वेचर हमेशा रेडियस का उल्टा होता है। तो कर्वेचर हो गया 1/r। ठीक है, तो कर्वेचर जो होता है वो, कर्वेचर को रो से डिनोट करते हैं, वो 1/r होता है। और m बटा ई आई, ये मोमेंट कर्वेचर की इक्वेशन है, हम इसको लिख लेते हैं। ये m है, ठीक है। ये अब वो कह रहा है आई, और साथ में क्या था, e। e है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो वो कहता है कि कर्वेचर जो होता है वो होता है 1/r, और रेडियस का उल्टा। कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते थे, तो वो है m बटा ई आई। ये रेडियस और कर्वेचर के बीच में इक्वेशन है, राइट। ये बात इतनी ही थी, हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आती है बात कि बीम की जो डिफ्लेक्शन होगी, हम जो आंसर निकालेंगे उसका नाम होगा आयलर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट्स में लिख लेना चाहे। ये इक्वेशन आएगी हमारी ई आई डी की 4y बटा डी एक्स 4 इज इक्वल टू क्यू की जगह आपका कुछ और आएगा। देखो, वो आपने सिंबल ही दूसरा ले रखा है, ये आपका आंसर आने वाला है। यहाँ इसने कहीं नहीं लिखा कि इस आंसर का नाम आयलर बर्नौली इक्वेशन है। ये देखो, ई आई y की 4 माइनस एफ एक्स, इसने क्यू की जगह एफ एक्स लिया। वहां लिखा हुआ था ई आई
d4y बटा dx4 इज इक्वल टू क्यू। क्यू की जगह हमारा है एफ एक्स। ये लोड है, एफ एक्स क्या है, लोड। ठीक है, तो अब बात आती है कि हमें अभी तक हमने आर्टिकल स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, इसका नाम क्या है, आयलर बर्नौली इक्वेशन। आयलर बर्नौली इक्वेशन, जो हमारा आंसर निकलने वाला है वो ये है। अब हम आर्टिकल को शुरू करते हैं कि इस आर्टिकल में है क्या। फर्स्ट लाइन में कहा गया, लेट अस कंसीडर अ बीम ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस। बीम पर लोड लगा दिया एफ एक्स। पर यूनिट लेंथ ऑफ बीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं आपको बीम की डिफ्लेक्शन के बारे में कहीं दिखाऊं पिक्चर्स, तो बीम के ऊपर बहुत तरीके से लोड लग सकता है। मैं खुद ही बनाकर बताती हूँ। जैसे ये बीम है, बीम के ऊपर गूगल पे बहुत डिफ्लेक्शन के 4 या 5 केस है। अगर लोड यहाँ लगे एफ एक्स, हो सकता है आप लोड सेंटर में लगा रहे हो सकता है पूरी बीम पर बराबर लोड है हर जगह। हमारा ये वाला केस है जिसमें पर यूनिट लेंथ कितना लोड है, एफ एक्स। हमारा केस ये नहीं है कि किनारे पे लोड लग रहा है, ये नहीं है हमारा केस। ये हम ये केस ले रहे हैं क्योंकि हमारी लाइन क्या लिखी हुई है, बीम इज bent by the transverse load fx per unit length of the beam। ठीक है, अब वो कहता है shearing stress को negligible। shearing मैंने आपको शुरू में बताए थे T12, T13, T23, ये shearing होते हैं, इनको वो negligible कह रहा है, यानी इनको इग्नोर करो। तो बचे क्या फिर, नॉर्मल। नॉर्मल होते हैं T11, T22, T33। तो कहते हैं इनकी बात करते हैं, तो इसलिए उसने टी एक्स एक्स की बात की। सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ बात कर रहा है पहले वो। तो अलोंग एक्सिस ऑफ बीम, तो ये स्ट्रेस कितना होगा, ये होगा एम वाई बटा आई। ठीक है, एम क्या है, मोमेंट। आई क्या है, आई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आई आपके लिए नया है। आई है इनर्शिया। इनर्शिया होता है वजन की वजह से, वेट मास की वजह से। तो एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब एरिया, छोटे से टुकड़े का अपना वजन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। हर टुकड़े का अपना आई, अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक, तो टी एक्स एक्स उसने लिखा, ये स्ट्रेस ये है। क्यों, मोमेंट, वाई आपकी डिफ्लेक्शन है। पहले आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए, मोमेंट था, ये डिफ्लेक्शन है जितना हिली है, और आई है इनर्शिया। तो ये आपको जो डिफॉर्मेशन होती है, यहाँ इसने एप्सिलॉन लिया है, हमने इसको डिफॉर्मेशन को वाई लिया हुआ है। तो वाई मतलब कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट है इस, यहाँ इसका ये। अब मैं इसमें डेप्थ में ना ही जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि डेप्थ में जाऊंगी तो कोई फायदा नहीं है। आप इसको डायरेक्टली ही लर्न कर लीजिए अभी। टी एक्स एक्स इजिकल टू एम वाई बटा आई। उसके बाद हमने कहा स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है। हमारा हुक्स लॉ क्या कहता था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कहता था। अगर इज इक्वल टू होगा तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, वो इसने माना ई, कैपिटल ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कैसे लगाया, स्ट्रेस ये है टी एक्स एक्स, स्ट्रेन ये है ई एक्स एक्स। अब इनके बीच में अगर कैपिटल ई लगा लिया तो वो यहाँ जाके तो 1/e बना दिया उसने, टी एक्स एक्स बटा ई बराबर ई एक्स एक्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब ई एक्स एक्स क्या हो गया, टी एक्स एक्स की वैल्यू क्या है, एम वाई बटा आई, और ई अपनी जगह। अब स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी फंक्शन हम स्क्रीन स्टॉप हो हमसे गई, शेयर क्लीन। होना। क्या हो गया, स्क्रीन स्टॉप हो गई, शेयर होना। अच्छा ठीक है, दोबारा कर लेते हैं। कौन शेयर योर स्क्रीन, दोबारा करते हैं।
अब हो रही होगी स्क्रीन शेयर, दिख रहा है नो स्क्रीन? मैम। नहीं, स्टॉप शेयरिंग। स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही। इसको एक बार बंद करके फिर दोबारा शुरू करती हूँ। अब बताओ। यस मैम। ठीक है, चलो कंटिन्यू करें। तो हम यहाँ पहुंच गए थे। अभी तक हमने क्या क्या बातें की हैं? अभी तक हमने कहा कि हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेस है, मतलब शियरिंग को हमने कहा नेग्लिजिबल, और जो नॉर्मल स्ट्रेस टी एक्स एक्स है वो एम वाई बटा आई। एम कपल है, मोमेंट ऑफ कपल है। आई एरिया इनर्शिया है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ई स्ट्रेन और स्ट्रेस में हम शुरू से पढ़ते हैं, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हुक्स लॉ है। वहां से यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई, ये है। और यहाँ से हमने टी एक्स एक्स की वैल्यू रख दी एम वाई बटा आई, तो ये बन गया एम वाई बटा आई ई। यहाँ तक हो गया। अब हम कहते हैं कि हमारा स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? डब्ल्यू हाफ टी आई जे ई आई जे। तो अगर मैं वहाँ टी एक्स एक्स और ई एक्स एक्स कहती हूँ, तो टी एक्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एम वाई बटा आई। और ई एक्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एम वाई बटा आई ई। हो गया यहाँ तक। अब ये तो डब्ल्यू है, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी फंक्शन। अब कहते हैं हम कि अगर हमें पूरी स्ट्रेन एनर्जी चाहिए तो डेंसिटी है, तो पूरी के लिए रेडियस आर के ऊपर हम पूरा डब्ल्यू डी सिग्मा ये लेंगे इंटीग्रेशन। अब ये सारी चीजें मैंने यहाँ निकाल रखी हैं कि कैसे वो ले रहा है, इसको देखो। ये वाली जो इक्वेशन है ना, बेंडिंग मोमेंट, ये भी अभी यूज होएगी। अभी आप सीधा अपने नोट्स करो। ठीक है, डब्ल्यू डी सिग्मा, डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी, एम स्क्र वाई स्क्र बटा आई स्क्र ई डी सिग्मा। एम स्क्र वाई स्क्र बटा आई स्क्र, ये बाहर आ गया, एम स्क्र बटा ई आई स्क्र वाई स्क्र डी सिग्मा हो गया। अब ये वैल्यू कैपिटल आई होता है। कैपिटल आई जो होता है ना हमारा इनर्शिया, वो यही होता है, इंटीग्रल वाई स्क्र डी सिग्मा। ये एक्चुअली में इनर्शिया ही है। तो ये लिख दिया, y कट गया, यहाँ से i कट गया, एक i, तो ये बचा। अब हम कहते हैं आयलर बर्नौली लॉ होता है मोमेंट इज इक्वल टू माइनस ई आई वाई डबल डैश। ये मैं आपको दिखा रही थी, ये रहा आयलर बर्नौली लॉ, कि मोमेंट इज इक्वल टू माइनस ई आई वाई डबल डैश। ये डब्ल्यू डबल डैश है और मैं कह रही हूँ वाई डबल डैश। तो बेंडिंग मोमेंट है, जैसे मोमेंट इज इक्वल टू, ये रहा, मोमेंट इज इक्वल टू माइनस ई आई वाई डबल डैश। यही हमारे नोट्स में है कि ऑयलर बर्नौली लॉ होता है मोमेंट इज इक्वल टू माइनस ई आई वाई डबल डैश। अब हमने कहा कि हमारा ये जो था स्ट्रेन एनर्जी, ये बन चुकी है एम स्क्र बटा टू ई आई। एम की वैल्यू ये रख देते हैं आयलर बर्नौली वाली, तो एक तरह से वन बाई टू ई आई तो अपनी जगह है, और एम की का स्क्वायर था तो माइनस ई आई वाई डबल डैश का क्या हो गया? स्क्वायर। ठीक है, जितना कटना था कट गया, ये आ गई। तो स्ट्रेन एनर्जी हमारा जो इक्वेशन है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, वो क्या होगी? ये तो हमारी डेंसिटी से शुरू हुई थी बात, और उसको हमने रेडियस आर के लिए शुरू कर दिया था, इंटीग्रेट किया था। अब हम कहते हैं पूरी बीम का, पूरी लंबाई जो थी बीम की, उसके लिए इंटीग्रेट करते हैं जीरो से एल। तो जीरो से एल पर इंटीग्रेट कर दिया स्ट्रेन एनर्जी को, ये जो निकला था। अब यहाँ से u इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो से एल ई आई बटा टू वाई डबल डैश स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम कहते हैं कि u ये है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या कहता था? पोटेंशियल एनर्जी कहती थी कि u
माइनस इंटीग्रल एफ एक्स वाई एक्स, ये पिछले आर्टिकल में भी किया था तो वो पुट कर दिया। अब यू ये कॉमन हो गए और dx बाहर, इंटीग्रेशन 0 से l। ठीक, बस हो गया काम लगभग। अब हम कहते हैं कि डबल डेरिवेटिव है हमारे फंक्शनल में, ये हमारा है एफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश, क्योंकि इसमें वाई डबल डैश है। तो ऐसे में हमारी आयलर इक्वेशन क्या बन जाती है? आयलर इक्वेशन बनेगी करली एफ बाय करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ बाय करली वाई डैश प्लस सेकेंड डेरिवेटिव करली एफ बाय करली वाई डबल डैश। उसमें ये एफ पुट करके, सारे डेरिवेटिव्स पुट करके हमारे पास जो आया वो आंसर है, वो कहलाई ऑयलर बर्नौलीज इक्वेशन। कि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम के लिए। दोबारा समझ लो क्या क्या किया हमने। हमने शुरुआत की टी एक्स एक्स, ठीक है, वो की एम वाई बटा, क्या किया हमने टी एक्स एक्स के बारे में कि वो है एम वाई बटा आई, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन से ई एक्स एक्स, उसका लिख दिया टी एक्स एक्स बटा ई, तो वो हो गया एम वाई बटा आई ई। उसके बाद हमने कहा कि स्ट्रेन आ गया, अब डब्ल्यू क्या होता है, हाफ टी आई जे ई आई जे, तो ये दोनों एम स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया बटा आई स्क्वायर हो गया और ई हो गया। अब हमने कहा तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी है, लेकिन रेडियस पर इसे इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से आर और डी सिग्मा। डी सिग्मा हमारा वो है सरफेस, सरफेस पर हो गया। अब इतना करने के बाद y का इंटीग्रेशन होएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर डी सिग्मा खुद आई हो जाता है, इंटीग्रल 0 से आर वाई स्क्वायर डी सिग्मा, ये आई होता है। तो एक आई कट गया, हमारे पास बच गया हाफ एम स्क्वायर, और एक आई ऊपर आ गया और नीचे था आई स्क्वायर और ई, एक आई कट गया तो हमारे पास एम स्क्वायर बटा 2 आई ई, ये हो गया। तो अब हमने कहा कि हम जो निकालना चाहते हैं स्ट्रेन एनर्जी, उसके लिए 0 से एल तक पूरी रोड के लिए, तो यही चीज हमने इंटीग्रेट कर दी और dx। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी कही, वो होती है दिस माइनस 0 से एल एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स वाई एक्स। फिर ये इकट्ठा हो गया, एक ही फंक्शन बन गया, एम स्क्वायर बटा 2 आई ई माइनस एफ एक्स वाई एक्स, ठीक है। ये हमारा एफ हो गया। वाई डबल डैश कहाँ है? एम की वैल्यू हम नॉलेज इक्वेशन से पुट करेंगे, वो है माइनस ई आई वाई डबल डैश। तो वो जब पुट होएगी तो एम स्क्वायर की जगह आ जाएगा ई स्क्वायर आई स्क्वायर वाई डबल डैश का स्क्वायर बटा 2 ई आई, इनमें से ई ए की आई कट गया तो माइनस एफ एक्स वाई एक्स, और ये बाहर डी एक्स है। ये हमारा फंक्शनल है, इस पे आयलर इक्वेशन लगेगी, क्या लगेगी, करली एफ बटा करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ बटा करली वाई डैश, क्या होती थी, करली एफ बाई करली वाई डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ करली एफ बटा करली वाई डबल डैश। बस इसमें पुट करते ही आपके पास जो भी आया फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज दिस ई आई वाई की फोर्थ डेरिवेटिव माइनस एफ एक्स हमारा लोड था। तो हमने ये कह दिया कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के लिए ये है आयलर बर्नौली इक्वेशन, या यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। कल हम लास्ट आर्टिकल करेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ इलास्टिक मेम्ब्रेन। ओके।